नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सरकार इतनी चिंतित क्यों है और इतनी सीरियस क्यों है। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। शायद आपको याद होगा 1990 का वो दशक जब मंडल कमीशन लागू हुआ था। देश में एक बहुत बड़ी गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी और उस गृह युद्ध में सभी एक दूसरे को मार काट रहे थे। अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, ओबीसी। हम लोग तो उस वक्त स्कूल में पढ़ रहे थे, उतनी समझ नहीं थी ये क्या अगड़ी जाति होती है, ये क्या पिछड़ी जाति होती है। कोई दलित, बाद में महादलित, इस प्रकार की चीज़ें जन्म ली और सरकार को इसका लाभ भी मिला। वोट की राजनीति हुई, मतदाता जातिगत समीकरण में बंध गए। अपने अपने जात के लोगों को वोट दिया जाने लगा। लोग, खासकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर आपको बताएं तो बिहारी मजदूरी करने के लिए अलग अलग स्टेट में चले जाते हैं। जब चुनाव आता है तो वापस आकर अपने जात के कैंडिडेट को खोजते हैं कि मैं अगड़ा हूँ तो मुझे अगड़ी जाति का वोट चाहिए, मैं पिछड़ा हूँ तो मुझे पिछड़ी जाति के मतदाता बनना है और वही कैंडिडेट को मैं वोट दूंगा। वैसे तो पहले अपने जात के लोगों को शादी करने के लिए ही लोग खोजते थे कि भाई हमारे घर की बेटी की शादी दूसरे जात में न हो, अपने ही जात में हो। लेकिन बिहार में खासकर वोट देने के लिए भी कैंडिडेट अपनी जाति का ही होना चाहिए। वोट दिया मतदाता ने अपने जाति के कैंडिडेट को और फिर वापस चले गए दूसरे प्रदेश और वहाँ जाके मजदूरी कर रहे हैं। जिनको वोट दिया वो बिहार में क्या गुल खिला रहे हैं, इनसे उनको कुछ लेना देना नहीं है। उनकी संतुष्टि सिर्फ यहीं तक है कि उन्होंने अपनी जाति के लोगों को वोट दिया है। तो मंडल कमीशन ने उस वक्त एक बहुत बड़ा उन्माद भारत में पैदा किया और उस उन्माद के देन के रूप में कई नेता जन्म लिए। बिहार तो अभी भी वैसे ही लोगों के चंगुल में है। लेकिन इस बात को बीते हुए 30 साल से ज़्यादा हो गए। जो बच्चे थे वो जवान हो गए। उस वक्त जो जवानी की दहलीज पे खड़े थे वो अब प्रौढ़ावस्था में आ गए हैं, धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगड़ी जाति में लोगों को एक अंदाज़ा हो गया कि आरक्षण आने से टैलेंट तो ख़त्म हो ही गया, लेकिन वो कंपटीशन नहीं रहा। अब धीरे धीरे एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया कि भैया इनको इतना परसेंट आरक्षण है, इनको इतना परसेंट आरक्षण है। और धीरे धीरे लोगों के मन में ये सब बातें एक स्वीकार के रूप में आ गई। सब लोगों ने मान लिया कि यही हमारे देश का संविधान है और इसी स्ट्रक्चर पर सरकारी नौकरी मिलनी है, या और भी बहुत से चीज़ हैं जहाँ पर पिछड़ी जाति अगड़ी जाति कर दी गई है। तो अब एक पैरामीटर, एक परसेंटेज तय कर दिया गया। अब आज के दौर में सभी को अंदाज़ा है कि कितना परसेंट अगड़े हैं, कितना परसेंट पिछड़े हैं। एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन अंदाज़ा तो है। उसी आधार पर उन लोगों को आरक्षण भी दिया गया है। लेकिन ये 30 साल पुरानी जो मंडल कमीशन की आग थी वो धीरे धीरे ठंड पड़ती चली गई। अब आज के दौर में माहौल बिल्कुल शांत है। सब लोगों ने स्वीकार कर लिया, चाहे वो अगड़ी जाति के हों या पिछड़ी जाति के हों या दलित हों या महादलित हों, ओबीसी 1 हो, ओबीसी 2 हो। बहुत सा स्ट्रक्चर हमारे नेताओं ने बनाया। दलित में भी महादलित बना दिया, बहुत अच्छी बात है भाई।
और वोट की राजनीति होने लगी, बहुत अच्छी बात है। उसके बावजूद उनको संतुष्टि नहीं है, उसके बावजूद लग रहा है कि इतनी शांति से सब कुछ कैसे चल रहा है। बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य शायद होगा। यहाँ के लोग काम करने बाहर जाते हैं, मजदूरी करने, रिक्शा चलाने, ठेला चलाने। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया सबसे ज़्यादा IAS IPS भी तो बिहार में होता है। एकदम सही बात है, सबसे ज़्यादा IAS IPS बिहार में होता है, और वो भी बिहार से बाहर ही चले जाते हैं, और मज़दूर भी बिहार से बाहर चले जाते हैं काम करने, वोट देने केवल आते हैं। वो जो लोग हैं उन लोगों का एक सामाजिक समीकरण बहुत अच्छे तरीक़ा से धीरे धीरे अपने आप डेवलप हुआ है, उसमें गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं है। जिनको दुकान खोलना है वो दुकान खोल रहे हैं, जिनको नौकरी करना है वो नौकरी कर रहे हैं, जिनको जिस लेवल का आरक्षण मिला हुआ है उस आधार पर उनका नौकरी भी लग रहा है, सरकारी नौकरी में। लेकिन जनगणना की जो ये बेचैनी दिख रही है, वो बेचैनी पहले तो भाजपा ने उसको स्वीकारा, बाद में नकार दिया, तो राज्य सरकार ने अपने बदौलत उसे करने के लिए कमर कस ली। फंड भी जनरेट कर दिया, फंड इशू भी हो गया, कैबिनेट की बैठक भी हो गई, उसको स्वीकार भी कर लिया गया। इतनी फास्ट जो है सो डिसीजन ली गई, वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। वैसे तो बिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं जो न जाने कितने सालों से चले आ रही है, और उसके लिए लोग जो है कोई देखने वाला नहीं है। जदयू RJD को दोषी देती है, RJD कहती है कि आपका शासन 15 साल से अभी वर्तमान में चल रहा है, तो हम लोग कैसे दोषी हैं। लेकिन जातीय जनगणना पर दोनों एकमत हैं और वो तैयार भी हैं, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। अब जातीय जनगणना के बाद के रिजल्ट को आप एक बार इमेजिन करें, क्या होगा जातीय जनगणना में। मान लीजिए आपको पता चला कि भाई हर 100 व्यक्ति में 10 व्यक्ति या 15 व्यक्ति अगड़ी जाति के हैं, या 20 व्यक्ति जो भी हो, 80-85 व्यक्ति पिछड़ी जाति के हैं, लगभग शायद ऐसा ही कुछ है। अगड़ी जाति के लोगों को आप क्या दे रखे हैं जो आप वापस ले लेंगे, या पिछड़ी जाति के लोगों को और क्या दे देंगे जो आपके मन में है। शायद एक लड़ाई को जन्म जरूर दे देंगे, एक नई लड़ाई की शुरुआत होगी बिहार में, मन में कटुता आएगी। एक बात और है, आपने कभी सोचा है ये जातीय जनगणना का आधार हमेशा हिंदू ही क्यों होते हैं। हिंदू में राजपूत, भूमिहार, पंडित, यादव, कुर्मी, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, क्या अल्पसंख्यकों में अगड़ी जाति पिछड़ी जाति नहीं होती। आप में से अगर किसी को जानकारी हो तो मुझे बताएं कि अगड़ी जाति के कितने लोग अभी वर्तमान में अल्पसंख्यक हैं, और अल्पसंख्यक में पिछड़ी जाति का परसेंटेज क्या है। शायद किसी को जानकारी नहीं कि ये तो फिर जो है सो वोट बैंक की राजनीति दूसरे दिशा में चली जाएगी। बिहार की बहुत सी समस्याओं के लिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय कार्य करते रहते हैं, दूसरों को दोषी भी देते रहते हैं। जातीय जनगणना एक अच्छी बात है, आप कराइए, लेकिन और भी बहुत सी समस्याएं हैं। आप अगर पूरे भारतवर्ष में जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं, स्कूल स्तर पे शिक्षण संस्थाएं, इंटर के स्तर पे शिक्षण संस्थाएं, मेडिकल, इंजीनियरिंग या और भी बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं हैं, आप वहाँ का एक परसेंटेज निकालिए, उसमें आपको अधिकतर बिहारी मिलेंगे जो पढ़ने के लिए, जिनको माहौल बिहार में नहीं मिलता है तो वो पढ़ने बाहर जाते हैं,
चाहे वो मैट्रिक लेवल पे हों, चाहे वो इंजीनियरिंग मेडिकल लेवल पे हों, चाहे वो यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करना हो, आईआईटी, एमबीबीएस, किसी बहुत सा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके छात्र अधिकतर बिहारी हैं। वो डिग्री लेकर वापस बिहार आते हैं, उनको पढ़ने में अच्छा खासा रकम खर्च हो चुका होता है, तो वो जब नौकरी खोजने बैठते हैं तो उनको बिहार में 5,000 10,000 रुपया महीने तनख्वाह की नौकरी मिलती है, तो वापस बिहार से बाहर जाते हैं वो, और फिर धीरे 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 वहीं बस जाते हैं। ये तो शिक्षा की व्यवस्था की मैंने बात कही। आप स्वास्थ्य की बात करें, पूरे भारतवर्ष में जितने भी अच्छे हॉस्पिटल हैं, चाहे वो दिल्ली के हॉस्पिटल हों या वेल्लोर का हॉस्पिटल हो या मुंबई का हॉस्पिटल हो, नोएडा, गुड़गांव, कलकत्ता, बहुत से जगह बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं जो मरीज़ों का बहुत अच्छा इलाज करते हैं। आप कभी वहाँ के मरीज़ों का स्टेट लेवल का एक सर्वे करें, वहाँ कौन मरीज़ हैं जो दिखवाने जाते हैं अदर स्टेट के, आपको मैक्सिमम बिहारी मिलेंगे। तो ये हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था है, जहाँ बिहारी काम करने बाहर जाता है, पढ़ने बाहर जाता है, इलाज कराने बाहर जाता है, घूमने बाहर जाता है। आप पर्यटक की अगर बात करें, पर्यटन इंडस्ट्री हमारे मुख्यमंत्री महोदय और हमारी बहुत सी सरकारों ने उस पर विशेष ध्यान दिया है। राजगीर बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हुआ है, बोध गया बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। विदेशी कोरोना काल में आ नहीं रहे हैं, देसी पर्यटक घूमने आते हैं। आप देखें देसी में कौन है, बिहारी ही हैं जो बिहार में घूम रहे हैं। बिहार से बाहर के पर्यटक का आपके पास ग्राफ अगर होगा तो आप उठा के देखें क्या परसेंटेज है उनका। तो हमारे पास जातीय जनगणना के लिए तो फंड है, लेकिन एक हॉस्पिटल की व्यवस्था को सुधारने के लिए फंड नहीं है, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए फंड नहीं है। किस दिशा में हम जा रहे हैं? बिहार की दुखद स्थितियों को अगर हम चर्च करें तो बिहार में जितनी भी सरकारें आई हमारे देश को आज़ाद होने के बाद, बहुत लंबे लंबे समय तक मुख्यमंत्री लोग रहे। शुरुआत के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू ने काफ़ी लंबा रिकॉर्ड बनाया, बाद में जगन्नाथ मिश्रा जी मुख्यमंत्री रहे, काफ़ी लंबे समय तक रहे। उसके बाद लालू यादव का शासनकाल आया, वो भी काफ़ी लंबे समय तक 15 साल के आसपास रहे। वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे 15 साल से ज़्यादा समय तक रह रहे हैं, नीतीश कुमार जी। लेकिन आप भारतवर्ष में दूसरे राज्य का अगर चर्च करें, जो राज्य ज़्यादा विकसित हैं, जिनका विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, अगर हम बिहार से उनकी तुलना करें तो उन राज्यों में आप देखेंगे कि सरकारें 5-5 साल में बदलती रहीं। लोग रोज़गार परक चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देते रहे। वहाँ के विधायकगण, वहाँ के मंत्रीगण, उन लोगों ने अपने स्टेट के डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया। यहाँ तो सरकारें मुद्दा विहीन हैं, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मानव श्रृंखला का रिकॉर्ड हम लोग बनाते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड है, अपने बनाए रिकॉर्ड को दोबारा तोड़ भी दिया, एक नया रिकॉर्ड बनाया मानव श्रृंखला का। बहुत से डिसीजन हैं जो आम जनमानस में स्वीकार नहीं हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पर्यटन व्यवसाय बंद हो चुका है, उसमें शराबबंदी भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। ये तो बड़े बड़े जानकार लोग इसको और एनालाइज कर सकते हैं, चूँकि देश में और भी कई राज्य हैं जहां पर्यटक
क्या क्या करते हैं उनका एक ग्राफ होना चाहिए, और लोगों को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए कि आप क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे रहें, वो आपका निजी डिसीजन है। मित्रों, आज मैंने अपने विचार रखे। अगर आपको मेरे विचार में कुछ गलती लगी तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आकर टिप्पणी करें, मैं उसका जवाब दूंगा। ये मेरे निजी विचार हैं, अतः कोई भी बंदा, कोई भी संस्था इस विचार को लेकर दुखी न हो। मैं किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं चाह रहा। धन्यवाद।